जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम लूसेंट का जो ज्योग्राफी का एमसीक्यूज़ का बुक है, जो एमसीक्यूज़ का बुक है उसके पार्ट 1 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 74 के करीब में लेसन्स हैं और उन सभी लेसन्स का अलग अलग लेसन, अलग अलग चैप्टर, अलग अलग वीडियो में कवर करके आप तक वीडियो पहुँचाई जाएगी। इसलिए ये वीडियो पूरा देखें। इसमें हम पहला और दूसरा लेसन, 2 लेसन कवर करेंगे दोस्तों। तो ये मास्टर वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आए तो। चलिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। देखिए पहले लेसन के क्वेश्चन है भूगोल अर्थ एवं परिचय। तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को है? तो ये है इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जैसे कि पता है कि भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है, तो उसी तरह भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग यहाँ पे सर्वप्रथम किसने किया था? ये इरेटोस्थनीज ने किया था। आपको साथ में बनाते भी चलना है कि आपको कितना आता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आता है, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ज्योग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या की गई है? यानी कि ज्योग्राफिका के आधार पर देखिए दोस्तों, भूगोल सीधा बात है कि वह विज्ञान है जो धरातल का अध्ययन करता है, पृथ्वी के धरातल का। तो यही इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह सर्वप्रथम वारेनियस ने कहा था। वारेनियस ने। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल भूतल का अध्ययन है। आंसर 6 का आंसर देंगे। किसने कहा था? तो ये कांट ने कहा था दोस्तों। कांट ने क्या कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, और वारेनियस ने क्या कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ये है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले नवनियतिवाद की विचारधारा दी थी। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन है दोस्तों जेम्स हट्टन का। अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिपल होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है WM डेविस का। पूरा वीडियो देखते चलिएगा दोस्तों। और अगर कुछ दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तब तक प्लेलिस्ट बन जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे चैप्टर देख लीजिएगा। आपको चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो में सब कवर कराया जाएगा। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? ये निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक प्रस्तुत करता है, वैज्ञानिक अध्ययन, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक अध्ययन है? यह किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों कार्ल सावर ने। ए हो जाएगा, कार्ल सावर। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता ये पेसेल को माना जाता है दोस्तों, पेसेल को। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ये है दोस्तों हट्टन। हट्टन को रुको, एक सेकंड दोस्तों, रुको और जाओ के ये हैं ग्रिफिथ टेलर रुको और जाओ के। भू आकृति विज्ञान के तो पेसेल हैं। 11 का बी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। देखिए लूसेंट की बुक का क्वेश्चन है सारा, और लूसेंट के बुक सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है H बैरोज। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो ये है थेल्स। ये थेल्स है। अगला प्रश्न है, चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः और पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? यह कथन है जीन ब्रूस का। दोस्तों जीन ब्रूस का कथन है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? यानी कि किसे क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल की अलग अलग शाखाएँ होती हैं, उनमें से देखिए क्षेत्रीय भूगोल का क्या हो गया? कार्ल रिटर। अब मानव भूगोल का संस्थापक पूछ रहा है, तो मानव भूगोल का कहा जाता है, ये भी कार्ल रिटर ही हैं। कार्ल रिटर ही। तो दोस्तों कार्ल रिटर किसके किसके हो गए? ये क्षेत्रीय भूगोल के और मानव भूगोल के दोनों के हो गए, ध्यान रखेंगे। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये
को सिंपल ने कहा था दोस्तों। चलिए ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अगला दूसरा चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों सौर मंडल से है। सौर मंडल से दूसरा चैप्टर है। इसमें लगभग 200 के करीब प्रश्न हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और आप सभी को पता होता है कि लूसेंट के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आप किसी की भी तैयारी करो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज की थी, और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड दोस्तों ग्रह कहलाते हैं, ग्रह। और जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के बीच में घूमते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं, सभी को पता होगा। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों सभी को पता होगा कि केपलर के ग्रहों के गति के नियम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो ग्रहों के गति के नियम केपलर ने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में दोस्तों इस वक्त कुल 8 ग्रह हैं। पहले कुल 9 ग्रह थे, यहाँ पे 9 ही दिखा रहा है, पर पहले कुल 9 ग्रह थे, अभी 8 ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। सभी को ये बेसिक सी बातें पता होंगी, फिर भी बेसिक एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे कठिन कठिन प्रश्न आने वाले हैं। सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार देखिए, पहले सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो यह है शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो आकार के अनुसार कौन सा है? तो ये पहले बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। आकार के अनुसार यहाँ पे पूछ रहा है। अभी पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, अब आकार के अनुसार। अगर आपको सौरमंडल के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार अध्ययन करना है तो आपको सौरमंडल का एक पूरा चार्ट बना कर अध्ययन करना चाहिए। उससे आपके सभी प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न एक ही उसमें कवर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? देखिए ये कई बार पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी 2011 का, लेकिन ये कई भी अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, निहारिका। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। देखिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य से सबसे ज़्यादा समीप होता है तो उसकी गति सबसे अधिकतम होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, आगे के प्रश्नों में भी ये काम आएगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है। अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होगी, 1 सेकेंड, 10वें का बी हो जाएगा। जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा समीप होगी तब इसकी गति सबसे ज़्यादा तेज होगी। पृथ्वी सूर्य के अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होगा जब वो सूर्य के समीप होगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, 89 तारामंडल हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। देखिए ये अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 पूछा गया प्रश्न है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल 4 ग्रह हैं ऐसे जो पार्थिव ग्रह हैं। 4 पार्थिव ग्रह हैं, जिनमें से बुध, शुक्र और निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? कुल 4 पार्थिव ग्रह हैं, तो आप इन चारों में से बताना है कि कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो दोस्तों शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है, बाकी मंगल, शुक्र और बुध ये तीनों पार्थिव ग्रह हैं। चलिए चौथे पार्थिव ग्रह का नाम अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये है कुल 4। ये भी कुल 4 है। पार्थिव ग्रह कितने हैं? तो 4 हैं। और बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह हैं तो वो 4 हैं। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये मंगल सम्मिलित है। देखिए पार्थिव ग्रहों में मंगल था, पर बृहस्पति सदृश ग्रहों में मंगल नहीं है। बाकी अरुण, वरुण और शनि तीनों हैं। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि शुक्र और अरुण ये घूमते हैं वामावर्त। ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि शुक्र और अरुण घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर,
और बाकी सारे ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लुब्धक। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? किसने खोज की थी? अभी ऊपर बताया था दोस्तों, कॉपरनिकस, और इन्होंने ही सौरमंडल की भी खोज की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो देखिए दोस्तों, सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य को तारा कहा जाता है। सूर्य एक तारा है। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश केवल तारा में होता है। तो सूर्य एक तारा है, पर प्राचीन भारतीय इसे सूर्य को ग्रह मानते थे। अगला प्रश्न, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि सूर्य में संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम में टूट जाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे संगठन में सहायक गैसें हैं। 22 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, सूर्य के ऊपरी भाग को, मध्य भाग को, निचली भाग को, सभी को लाइन से याद कर लीजिएगा। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रकाश मंडल। और यहीं पे पूछा है कि सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्णमंडल। तो सबसे ऊपरी भाग को वर्णमंडल, फिर प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूर्व में निकलता है। और शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेंगे, इसलिए सूर्य किस ओर निकलेगा? पश्चिम की ओर निकलेगा। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 26 का आंसर देंगे। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये 21 जून को दिखाई देता है, आधी रात को सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये अपसौर कहा जाता है दोस्तों, अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को तो ये उपसौर कहा जाता है। उपसौर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। सबसे न्यूनतम दूरी में उपसौर, सबसे अधिकतम दूरी में अपसौर। और अगर पूछे कि सबसे तेज़ गति कब रहती, तो अभी आपको बताया था कि सबसे गति अधिकतम होगी जब वो सूर्य के सबसे समीप होगा, और सूर्य के सबसे समीप कब होगा? तो ये उपसौर में होगा, इसलिए उपसौर के दिन पृथ्वी की गति सबसे तेज़ होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? 29 का आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बस थोड़ा धैर्यपूर्वक आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइए। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? चलिए जवाब देंगे। तो इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जब सूर्य ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है तो उसे मध्य रात्रि सूर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। 31 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो दोस्तों, जब सूर्य में कोई ऐसा स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित कर पाने में असमर्थ है, तो वहाँ पे एक काला धब्बा बन जाता है। जैसे सूर्य से चारों ओर से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, पर यहाँ से सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे काला धब्बा बन जाएगा। तो धब्बे में स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 31% है। अभी सूर्य का टॉपिक चल रहा है। देखिए, हर एक ग्रह से जितने भी प्रश्न बन सके हैं सब इसको पढ़ाया जाएगा, यानी कि लाइन से एक एक ग्रह के सभी प्रश्न हैं इसमें। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो पहचान जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो अभी बताया था कि सूर्य एक तारा है, तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब में तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा था? तो अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य धरती तक प्रकाश पहुंचाने में 8.3 मिनट का समय लेता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास में ग्रह है बुध। अगर आप सौरमंडल को चित्र बना के समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 39 का आंसर देंगे। बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 88 दिन होते हैं। दोस्तों, बुध अपना सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 88 दिन में ही पूरा कर लेता है, इसलिए बुध पर एक वर्ष 88 दिनों का ही होता है। वही इसमें पूछा है, एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 88 होती है। सबसे कम समय में बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? तो ये बुध ग्रह में। देखिए, अब बुध ग्रह का टॉपिक चल रहा है, तो ये बुध ग्रह में सबसे ज़्यादा कलाएँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं?
कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? 41 का आंसर देंगे तो ये बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? अभी आपको बताया बुध 88 दिन में लगाता है, कुल 88 दिन में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो जो सबसे कम समय में लगा लेगा वही सबसे तीव्र गति से भी लगाएगा, तो बुध हो जाएगा। 43 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति जो सबसे तेज घूम रहा है, जो सबसे तेज 88 दिनों में परिक्रमा पूरी कर ले रहा है, वही ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होगी, बुध की। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये बुध का है। देखिए बुध का टॉपिक चल रहा है, सारे क्वेश्चन क्लियर करते चलिएगा बुध से। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? 46 का आंसर देंगे, कौन सा है? ये है बुध। बुध चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है और कई बार बता रहा हूँ कि ये 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है सबसे तेज गति से। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? सौरमंडल का ये शुक्र ग्रह है। शुक्र 47 का सी हो जाएगा। शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के जितना ही बड़ा है। देखिए अब ये शुक्र ग्रह से शायद यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो सब क्वेश्चन बनाते चलिएगा आप शुक्र ग्रह से। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के जितना ही बड़ा है तो इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न देख लेंगे, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? 49 का बी हो जाएगा। शुक्र को शाम का तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। देखिए शुक्र का टॉपिक चल रहा है, तो सबसे चमकीला ग्रह, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की तरह ही, ये सभी शुक्र हो जाएंगे, सभी शुक्र हो जाएंगे। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सभी लोग उत्तर देंगे, ये हैं बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये शुक्र ग्रह की करते थे। और शुक्र ग्रह क्या है? तो पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की तरह है, भोर का वो सांझ का तारा, इवनिंग स्टार है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। शुक्र ही सर्वाधिक गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तो शुक्र ग्रह है। निम्नलिखित में से किसे एक भोर का तारा, अभी देखिए शुक्र ग्रह को क्या शाम का तारा कहा जाता था, अभी 55 में आंसर देंगे किसे एक भोर का तारा का नाम से जाना जाता है? तो ये शुक्र ग्रह ही है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों ही कहते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? बी शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की बहन, ये सभी ही कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो दोस्तों एक मृतप्राय तारा है ये। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। और दक्षिणी ध्रुव की पूछे तो एमंड सेन ने की थी। ये देखिए दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पहुंचने वाला तो एमंड सेन है। ये सौर मंडल में कहाँ से आ गया? फिर भी अगर प्रश्न है तो देख लेते हैं कि दक्षिणी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव की खोज एमंड से उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी, दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंड सेन। दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल और उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल भी कह सकते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? देखिए दोस्तों सारे प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत से लोगों को बहुत हेल्पफुल हो सकती है। देखिए मेरे सर कहते हैं हमेशा कि 4 बार पढ़ा और 1 बार सुना ज़्यादा कारगर होता है। तो आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर रिवीजन के लिए ये वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से आप सुनते हुए रिवीजन भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ये वीडियो डाउनलोड करके आराम से ईयरफोन लगा के रिवीजन किया कीजिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? 60 का आंसर देंगे सभी। ये हो जाएगा बी चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। देखिए दोस्तों सब MCQs करा रहे हैं। MCQs में आप थोड़ा बहुत बनाते भी चलेंगे तो आपको जल्दी याद रहेंगे। जैसे मान लिया आपने गलत बनाया, हमने पूछा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, आपने पहले सोचा कि ये शुक्र होगा, पर मैंने कहा कि नहीं ये चंद्रमा होगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम यहाँ खगोलीय पिंड की बात कर रहा है तो ये चंद्रमा होगा।
तो आपको ये तुरंत याद रहेगा कि मेरा एक प्रश्न गलत हुआ था, उसका सही आंसर ये था। इसलिए ये याद रहेगा, MCQ का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। तो आप वीडियो पूरा देखते चलिए, और अगर आप 1-2 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। 1-2 महीने बाद में प्लेलिस्ट ज़रूर बन जाएगी, और इसके काफ़ी क्वेश्चन हम करा चुके होंगे। और इसके केवल ये ज्योग्राफी के ही नहीं, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी पूरे लूसेंट की किताब में MCQs में जो भी पूरे चैप्टर हैं सभी का कराया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट देखा कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड बता दिया चंद्रमा। यहाँ खगोलीय पिंड की बात कर रहा है, अगर ग्रह की बात करता है तो शुक्र हो जाता। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? तो देखिए दोस्तों, ये नारंगी मत लगाइएगा। कुछ लोग कहते भी हैं कि पृथ्वी नारंगी की तरह है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि लध्वच्छ गोलाभ से, लध्वच्छ गोलाभ से, यानी कि अपने पोल पे हल्का सा चपटी, बहुत हल्का सा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर, सॉरी दोस्तों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कितनी होगी? तो ये अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति, ये सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो नर्सरी केजी के सवाल हैं। 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास, अभी तो बहुत सरल प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सरल प्रश्न आ रहे हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी पर पूछ रहा है, अधिकतम दूरी पर यानी कि कौन सी स्थिति बनेगी? अपसौर की स्थिति बनेगी। अपसौर की स्थिति बनेगी कब बनेगी? तो ये जुलाई महीने में। चलिए आप लोग डेट बताइएगा कि कितनी जुलाई को बनेगी सबसे अधिकतम दूरी पे। तो अपसौर कमेंट करके बताइएगा कब बनती है अपसौर। और चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की उपसौर यानी कि सबसे कम दूरी पे, यहाँ अधिकतम दूरी पे अपसौर और सबसे कम दूरी पे उपसौर। उपसौर कब बनता है? तो ये जनवरी, ये चलिए इसकी डेट हम बता देते हैं, 3 जनवरी को बनता है। चलिए आप ये बताइएगा कि अपसौर कितनी जुलाई को बनता है। शायद आगे प्रश्न अभी आएगा तो हम बता देंगे, नहीं आएगा तो आप बताइएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? अभी आपको बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। केवल शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कई क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत आराम से पढ़ना है। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट होता है। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों? आंसर देंगे तो ये पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जब गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होगी तो पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, देखिए अभी बताया कितनी बार एक ही प्रश्न बता रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर, शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौर मंडल में पाँचवा स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? कोई बड़ा सवाल नहीं है, नर्सरी केजी का सवाल है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ऑप्शन के हिसाब से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो जो ऑप्शन दिया है उसमें शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। शुक्र और मंगल के मध्य में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सबसे निकट होती है यानी कि सबसे कम, किस दिन सबसे निकट होगी? तो यानी कि सबसे कम दूरी होगी। और सबसे कम दूरी किस दिन होगी? अभी आपको बताया था, उस दिन उपसौर की स्थिति बनेगी। किस दिन बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, 3 जनवरी को बनेगी। पृथ्वी अब सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पे देखिए अपसौर की स्थिति। अब पूछ लिए अपसौर की स्थिति। अब आपको इतना तो याद है कि जुलाई में बनेगी, तो जुलाई में केवल एक ही डेट दी हुई है, 4 जुलाई। अगर यहाँ पे 2-4 डेट दी हुई होती तब आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसका तो बिल्कुल उम्मीद है कि आपने सही किया होगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आप लगभग सारे सही कर रहे हैं, औसत जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर ले रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग सभी को पता होगा, नर्सरी केजी के सवाल हैं। अभी तो सरल सवाल हैं, अगले वीडियो में शायद आगे प्रश्न कठिन आएंगे, क्योंकि सौर मंडल और मंडल काफ़ी हम लोग पढ़े हैं, इसलिए सरल है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन।
दिन व रात, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है और अपने अक्ष पे ही घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है। तो 78 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 का हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? सबसे निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच सकता है तो ये 4.2 वर्ष में। हाँ दोस्तों, ये 4.2 वर्ष लग जाएंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 80 का आंसर देंगे। ये हो जाएगा 149.6 मिलियन, यानी कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। लगभग 150 मिलियन किलोमीटर याद रखेंगे। अपने अक्ष पर पृथ्वी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? सभी को पता होगा, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। कितने समय में? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर दिन रात की अवधि समान होती है? भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। इक्विनॉक्स, हाँ, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दोस्तों, जब दिन और रात समान अवधि के कहाँ पे होंगे? भूमध्य रेखा पर, तो उसे क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स कहेंगे। 83 इक्विनॉक्स कहेंगे। भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं और उसका तात्पर्य है इक्विनॉक्स से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। पृथ्वी भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री, यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री है। चलिए अगले प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, बिल्कुल देखते चलना है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, अभी आपको बताया। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। आप वीडियो को डाउनलोड करके आराम से बढ़िया हेडफोन लगा के रिवीजन कर सकते हैं। देखिए यूपीपीसीएस के प्रश्न हैं इसमें। यूपीपीसीएस सभी टॉप लेवल से लेकर लॉन्ग लेवल से, ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक के सभी एग्जामों में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। और लूसेंट का महत्व आपको पता होगा, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में पृथ्वी है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग का परिक्रमण करता हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? अभी आपको बताया था 66 सही 1/2। निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? सूर्य की किरणें देखिए विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, और इसीलिए कहा जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को लगभग दिनों रात बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप स्थित है? कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप स्थित है? तो सूर्य, और क्या? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित तारा सूर्य ही है, क्योंकि तारा एक सूर्य है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यह किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? अभी आपको बताया था कॉपरनिकस ने। देखिए एमपीपीएससी का प्रश्न आ गया। सभी टॉप लेवल से लेकर लो लेवल तक सभी प्रश्न हैं इसमें। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? आसमान का रंग सीधा काला हो जाएगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपण के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 96 का हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। 96 का बी हो जाएगा 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। कब होता है? 21 जून को। किस तिथि में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? ध्रुवों पर 6 माह दिन 6 माह रात होते हैं। ध्रुवों पर 6 माह दिन 6 माह रात होते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रहों का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। बुध का टॉपिक स्टार्ट हो गया। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था? इरेटोस्थनीन ने। एसएससी 2013 का प्रश्न है। किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को नापा था? इरेटोस्थनीन ने। इरेटोस्थनीन ने पृथ्वी का परिधि नापा था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है?
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे के प्रश्न देख लेंगे। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दिन। कब बनता है? जुलाई में। और उपसौर में? उपसौर कब बनता है? 3 जनवरी को। उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है, और जब कोई भी ग्रह सूर्य के सर्वाधिक समीप होगा तो उसकी गति भी सबसे तेज होगी। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ऋतुएं किस कारण होती हैं? 107 का हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसीलिए ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? ऑप्शन के मुताबिक पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये शुक्र और मंगल हैं। 108 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने सबसे पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा था। पृथ्वी की धुरी कैसी है? पृथ्वी की धुरी कैसी है? 110 का ए हो जाएगा, झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। किसने सबसे पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है। मंगल का टॉपिक स्टार्ट। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे ही मानव उपस्थिति की संभावना है। ऋतु परिवर्तन संभव है। लाल रंग का दिखाई देता है और इसी ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, सब मंगल ग्रह पे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह लाल ग्रह है। मंगल ग्रह लाल ग्रह है। मानव उपस्थिति मंगल ग्रह पे। वायुमंडल कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे। एक ग्रह के दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। किस ग्रह का दिन का मान और झुकाव एकदम तुल्य है? मंगल के विषय में। मंगल एकदम पृथ्वी के अक्ष के लगभग झुका हुआ है और दिन का मान भी सेम है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात्रि को 119 का आंसर देंगे। रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 120। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति का टॉपिक स्टार्ट। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस रंग संकेत के सूचक हैं? बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? 121 का आंसर देंगे। ये सूचक हैं अशांत बादल के। देखिए एक सेकंड देखेंगे। अशांत बादल के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? किस ग्रह की खोज के लिए? तो ये बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। बृहस्पति ग्रह किस ग्रह गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर गया था? तो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल के। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान शनि से संबंधित है। क्या? गैलीलियो अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है? बृहस्पति से। मैगलन अभियान किससे संबंधित है? शनि से। सुमेशन लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये टकराया था बृहस्पति ग्रह से। गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह पर है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति सबसे अधिकतम समय लेता है। आगे के प्रश्न देख लेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? वलय यानी कि जो ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं उन्हें वलय कहते हैं। तो ये शनि के हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो मिशन है। यानी कि जूनो मिशन, सीधी सी बात, जूनो मिशन किससे संबंधित है? तो ये बृहस्पति से। एसएससी 2011 का प्रश्न है। बृहस्पति से संबंधित मिशन है जूनो मिशन। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। ध्यान रखेंगे, टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह कैसा है? तो ये नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को किस खगोल शास्त्री ने सबसे पहले देखा था? गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है?
सबसे दूर का ग्रह कौन सा है जिसको देखने के लिए कोई दूरबीन की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये शनि ग्रह एकमात्र है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के ओर कितने वलय हैं? तो कुल 10। अभी पूछा गया था कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह के कुल कितने वलय होते हैं? 10। सौर मंडल का सबसे गर्म, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला है बृहस्पति, दूसरा कौन सा है? तो ये दूसरा भी शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के कुल कितने वलय हैं? 10। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? तो ये की थी हर्सेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? 139 का सी हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कुल कितने उपग्रह हैं? 140 का आंसर देंगे। यूरेनस के कुल 27 उपग्रह हैं। कुल 27 उपग्रह हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अभी आपको बताया था कि शुक्र और अरुण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, तो अरुण हो जाएगा इसमें। 141 का आंसर अभी अरुण। ओबेराइन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल तथा मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो दोस्तों मिरांडा उपग्रह है अरुण का। मिरांडा, एरियल, टाइटेनिया, ओबेरॉन, अम्बेरियल सब अरुण के उपग्रह हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये सभी अरुण ग्रह के उपग्रह हैं। अपनी धुरी पर पूर्व की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से भी जाना जाता है? कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से? तो ये अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर एक कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर कुल 84 वर्षों में लगाता है। सबसे ज़्यादा समय यही लेता है। और सबसे कम समय कौन लगाता है? जो 88 दिन में ऊपर बताया था। चलिए फिर से कमेंट कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह? चलिए ये 145 छोड़ गया। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये है वरुण ग्रह। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो ये नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? 148 का मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। आगे देख लेंगे दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? नाम से ही पता चलता है अरुण और वरुण दो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 150 का। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बोलता चलूँगा, आप रिवीजन कर रहे हैं। मैं इस ध्यान में आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं कई बार एक एक प्रश्न बोल देता हूँ ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर? ये नेपच्यून ग्रह है। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पे? वर्ष सबसे दीर्घतम होता है नेपच्यून पे। एक वर्ष कितने वर्ष के बराबर होता है? पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर, अभी बताया था। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का 153 बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो ये है सी, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्नलिखित में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? नेपच्यून की खोज क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। प्लूटो की खोज सन 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। प्लूटो की खोज सन 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? किस ग्रह के लगता है? तो चंद्रमा के परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है। रात की रानी किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। 156 का हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह कुल कितना प्रतिशत है? 59% कुल दिखता है। 59% चंद्रमा हमको दिखाई देता है। 157 का बी हो जाएगा। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर का क्या नाम है? क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित एक सबसे बड़ा क्रेटर। क्लेवियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को
सिसलुनर नाम से जाना जाता है। सिसलुनर पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। शांत समुद्र एवं तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र एवं तूफानों का महासागर चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है? 163 का आंसर देंगे सी ऑफ ट्रंक्विलिटी 163 का आंसर देंगे डी हो जाएगा चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है लगभग 27.3 दिन में। 27.3 दिन में। ऑप्शन सी हो जाएगा 164 का सी। 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने वाले में लगने वाला समय क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पहुंच जाता है? 2 सेकंड से भी कम समय में। 2 सेकंड से भी कम समय में। और सूर्य से कितना मिनट लगता है? तो 8.3 मिनट। चंद्रमा से 2 सेकंड से भी कम समय में। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? सूर्य के कितने भाग के बराबर बृहस्पति का द्रव्यमान है? सूर्य के कितने भाग के बराबर? 1000वें भाग के बराबर। सूर्य के 1000वें भाग के बराबर बृहस्पति का द्रव्यमान है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ये हो जाएगा सीरियस। सीरियस आकाश का सबसे चमकदार तारा है। ध्रुव तारा नहीं है, सीरियस तारा है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हैली धूमकेतु की बात यहाँ कर रहा है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 169 का आंसर देंगे। ये होता है 76 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है? प्रश्न ऊपर बताया हुआ है। आंसर देंगे 4.5 वर्ष। लगभग 4.5 वर्ष लग जाएंगे, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा होगा सूर्य को छोड़कर। वैसे तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सबसे शुरुआत में ही बताया था कि इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, कौन सा? मंगल एवं बृहस्पति के। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये सिरस है। ऑप्शन ए हो जाएगा। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है। क्यों दृष्ट होती है? तो ये होती है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है। कौन सा दाब? तो भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 175 देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। ये बात सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये भी सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के बीच स्थित नहीं। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, और जब अमावस्या का दिन होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब कब होती है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, और जब अमावस्या का दिन होता है। दूसरा और तीसरा हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, ये ऑप्शन सी। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? सर्वाधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, यानी कि कितनी अमावस्या हो सकती है? तो ये हो जाएगी 7 अमावस्या टोटल हो सकती है। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो जब भी सूर्य ग्रहण होगा, तो सूर्य ग्रहण में बाकी सूर्य छिप जाएगा, केवल उसका किरीट का भाग दिखाई देगा, और उसी को डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। तो कब होती है? सूर्य ग्रहण के प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन, या प्रत्येक अमावस्या के दिन भी हो सकती है, पर प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन ही होगा। सूर्य ग्रहण को ही अमावस्या का दिन कहते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देख लेंगे। सिजगी क्या है? सिजगी क्या है दोस्तों? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा में आ जाते हैं, तो उसे सिजगी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही रेखा में स्थित होते हैं, तो उसे सिजगी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? जब चंद्रमा और
पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तो चंद्रग्रहण बनता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाना। चंद्रग्रहण कब घटित होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन, देखिए, और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। चलिए 185 का देखेंगे। 185 का क्या है? मिलान करना है आपको। क्या करना है? मिलान। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। मिलाते चलिएगा। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस। वीनस को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह। वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 187 का क्या हो जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? यह है 150 × 10⁶ किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन वर्ष, 150 मिलियन किलोमीटर बताया था। ग्रह क्या है? ग्रह किसे कहते हैं? 188 का आंसर देंगे। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। जो अप्रकाशमान होंगे वो टिमटिमाएंगे भी नहीं। जो प्रकाशमान होते हैं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें तारा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो ये हैं बृहस्पति के। ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो ये सबसे पहले भारत मंगल के परिक्रमा कक्ष में गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोट में सही आंसर चुनिए। घटते क्रम में लगाना है तो चलिए बनाएंगे। सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, पहले पे ये हो जाएगा। फिर दूसरा सबसे बड़ा है शनि, दूसरे पे ये हो जाएगा। फिर है सबसे बड़ा यूरेनस और चौथे पे पृथ्वी हो जाएगा। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ये सी हो जाएगा आपका। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, यानी कि ट्विन प्लैनेट? पृथ्वी का ट्विन्स प्लैनेट कौन सा है, या यमज नक्षत्र जिसे कहा जाता है, कौन सा है जो आकार और द्रव्यमान की तुलना में पृथ्वी जैसा ही होता है? तो वो शुक्र है। पृथ्वी की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? इसे किरीट कहते हैं। जो जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है तो वो सूर्य का सबसे बाह्यतम परत होता है, उसे क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना कब घटित होती है? तब जब एक ही मास में, यानी कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो, यानी कि 2 चंद्रग्रहण हो, तब ब्लू मून की घटना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्रहों का उनके आमाप व्याप के अनुसार बढ़ते क्रम में सही है? तो देखिए दोस्तों, पहले बुध आएगा, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर यूरेनस। यही सही है, यानी कि व्यास के अनुसार बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस यही सही है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी गोलार्ध के संबंध में तो वहाँ पर उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को उत्तर अयनांत होता है और वसंत विषुव 21 मार्च का होता है। ये भी सही है। यहाँ दो दो सही हैं, तो यहाँ उत्तर देख लेते हैं 196 का। ये यहाँ दिया है 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सिद्ध किया? तो ये केपलर ने किया था। चलिए दोस्तों, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? जल है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी। पृथ्वी की दूरी सूरज से कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी के कितने धरातल में पानी है? पृथ्वी के ये अगला और लास्ट प्रश्न, कितने धरातल में पानी है? 70%। तो इस तरह पहला और दूसरा लेसन, पहला जो ज्योग्राफी का परिचय था और दूसरा जो सौर मंडल से था, उसके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं लूसेंट बुक की MCQs किताब से। इस तरह आगे आगे भी सभी चैप्टर वाइज ऐसे ही सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए।